फिर उसे कुछ याद आया। उसने लुएला की तरफ देखा और उससे पूछा कि अच्छा इंसान कैसे बना जाए। उसने लुएला को बताया कि किसी ने उससे कहा था कि वो ज्यादा अच्छे काम करे, लेकिन उसे लगता है कि लुएला ही सलाह देने के लिए सबसे अच्छी है। लुएला के मुताबिक अच्छा इंसान बनने के बहुत से तरीके हैं। क्या तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसमें तुम अच्छे हो शायद? उसने पूछा और ज़ाइक ने जवाब दिया कि वो उन चीजों में अच्छा है जिनमें ताकत की जरूरत होती है। फिर लुएला ने उसे सुझाव दिया कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने में करे। ज़ीक उसके सुझाव से खुश था। वो खड़ा हुआ और कहा कि वो कल से ही जरूरतमंदों की तलाश शुरू करेगा। कहानी एक उज्जवल दोपहर पर शुरू होती है जब कुछ नायक राक्षस राजा के खिलाफ लड़ रहे थे। राक्षस राजा वैसा नहीं था जैसा लोग देखते थे, क्योंकि वह इंसान जैसा भी दिखता था। नायकों के नेता जेनार्ड ने राक्षस राजा को मारने की नीयत से अपनी तलवार उठाई। उनके साथी भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके राक्षस राजा पर हमला किया। राक्षस राजा अकेला था। उसने बहादुरी से सिर्फ अपनी तलवार से नायकों के हमले का सामना किया और उसे रोकने की कोशिश की। वह इसमें कामयाब रहा, लेकिन नायकों के साथ एक संत भी था और वह सबको शक्ति दे रहा था। उसने जेनार्ड को शक्ति दी और फिर जेनार्ड ने एक बार फिर हमला किया। इस बार यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और राक्षस राजा सिर्फ उसकी चमकीली रोशनी को घूरता रहा और यह मानते हुए खड़ा रहा कि वह इसे रोक नहीं पाएगा। वह इस हमले से प्रभावित हुआ और जमीन जहां वह खड़ा था टूट गई। राक्षस राजा सोचता था कि क्या यही उसका अंत है जो एक राक्षस राजा के लिए उचित होगा। वो चट्टान पर झुका हुआ था और उसके पास से आवाज आई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि नायक उसके सामने खड़े हैं। जेनार्ड ने सबको कहा कि राक्षस प्रभु को मिटा देना चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि राक्षस प्रभु फिर से अपनी शक्ति हासिल कर लेगा। उसे यकीन है कि इस बार राक्षस प्रभु उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो अब बहुत कमजोर है। इसी बीच राक्षस प्रभु को एहसास होता है कि वो मरा नहीं है। जेनार्ड उसकी ओर घूर रहा था और उसने भी वही किया और मुस्कुराया। जेनार्ड ने राक्षस प्रभु को ज़ेक मोवर के नाम से संबोधित किया। उसने ज़ेक मोवर की तरफ तलवार तानकर आत्मविश्वास से कहा कि वो उसे मारने से पहले उसके सारे बुरे कामों की गिनती करेगा। उसके मुताबिक ज़ीक ने कार्बिडमैन ऑर्डर्स ग्रेल नाइट्स के सैकड़ों लोगों की जान ली और मासूमों को भी मारा। जो कुछ भी उसने कहा सच है, लेकिन उसे जेनार्ड से यह सुनना और भी ज्यादा परेशान कर रहा है। इस बार वो उसके हाथों मरना नहीं चाहता और भाग्यवश उसके पास फेट ट्विस्टिंग की है। इसके साथ वो मानता है कि वो जेनार्ड को आखिरी बार छुरा भोंक सकेगा। इस तलवार के साथ जो निशानी के भविष्य को मोड़ देती है और भविष्य को बदल देती है, हालांकि वो नहीं जानता कि उसका भविष्य कैसे बदलेगा। नायक योद्धा ने अपनी तलवार को फिर से उठाया और ज़ीक का नाम लिया। उसने अपनी तलवार ज़ीक पर चलाई और उम्मीद की कि ज़ीक अपने अगले जन्म में अच्छे कामों को करेगा। खून जमीन पर टपक गया, लेकिन ज़ीक जिंदा रहा। उसमें यहाँ तक की हिम्मत है कि अगर उसे मौका मिले तो वह अगले जीवन में अच्छा होगा, लेकिन इस बार नहीं। नायक योद्धा उसे बेनुकसान देखकर हैरान रह गया। ज़ीक ने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम करना है और वह जेनार्ड को अपने हाथों से मारना है। साथ ही साथ उसने नियति बदलने की कुंजी को सक्रिय किया। एक बैंगनी रोशनी निकलती है और ज़ीक अपने प्रतिद्वंद्वी को नियति बदलने की कुंजी फेंक देता है। यह कुंजी योद्धा के सीने पर गिरती है और वह असामान्य दर्द महसूस करता हुआ दांत पीसता है। उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि ज़ीक के पास यह कुंजी कैसे थी, लेकिन ज़ीक ने कोई जवाब नहीं दिया और बस यही कहा कि कुंजी काम कर गई और योद्धा को बहुत गुस्सा आएगा। दुर्भाग्य से योद्धा ने अपनी तलवार चलाई और ज़ीक का सिर कलम कर दिया। वह उससे काफी पहले ही मर गया जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं है। एक घर के बाहर चिड़िया चिड़बिड़ा रही है। ये एक युवा आदमी के कमरे के पास था जो चिड़िया की तेज आवाज से जाग गया। वो इतना परेशान था, लेकिन अचानक वो चौंक गया और सोचने लगा कि वो जिंदा कैसे बच गया। वो कोई और नहीं बल्कि ज़ीक मोवर और अपने आप का एक जवान वर्जन था। उसने अपने हाथों को घूरा और गहरी सांस ली। वो बिस्तर से उतरकर आईने में अपने आप को देखने लगा। वो बहुत भ्रमित था, क्योंकि उसे ताजा याद आया कि नायकों द्वारा उसकी पिटाई हुई थी। फिर उसने जेनार्ड की बकवास सुनी और भाग्य मोड़ने वाली कुंजी का इस्तेमाल किया था। फिर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद उसके पिछले जन्म की वजह से ही वो इस समय पर वापस आ गया है। लेकिन जब वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने कुंजी कहां से ली थी, तो उसका सिर दर्द कर रहा था। वो अपने कमरे में इधर उधर देख रहा था और महसूस कर रहा था कि इस समय तक वो अभी भी अपने परिवार के साथ रह रहा था। वो सोच रहा था कि अब जब उसे अतीत में वापस आना पड़ा है तो उसे क्या करना चाहिए, और उसने भाग्य मोड़ने वाली कुंजी को पहले ढूंढने की योजना बनाई। एक और बात जिस पर वो सोच रहा था वो थी कि उसने पहले क्यों अपने परिवार को छोड़ दिया था। इस समय उसे लग रहा है कि उसकी याददाश्त सब कुछ जुड़ी हुई है। जब वो सोच रहा था तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसे चौंक गई और गुस्सा भी आया, क्योंकि किसी ने भी दरवाजा खटखटाए बिना अंदर घुस गया था, बावजूद इसके कि वो एक शरीफ घराने का सबसे बड़ा बेटा है। लेकिन फिर उसे याद आया कि यहाँ कोई भी उसे शरीफ की तरह नहीं मानता, चाहे वो नौकर ही क्यों ना हो। तू अभी भी अपने कमरे में है जवान ज़ीक? अंदर घुसे आदमी ने गुस्से से कहा। ज़ीक उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था कि ये आदमी कौन है या ये उसका नौकर है भी या नहीं। लेकिन वो इस बात का आभारी था कि इस आदमी ने उसे सही संबोधित किया था। नौकर अभी भी नाराज था और शिकायत कर रहा था कि ज़ीक हमेशा पौ फटते ही निकल जाता है और उसने मान लिया है कि उसने हार मान ली है। क्या तू अभी आलसी बना रह सकता है? उसने और जोड़ा। बाजुओं को क्रॉस करके ज़ीक ने आह भरी और उसे पास आने को कहा। नौकर ने वही किया जो उसने कहा और पूछा कि क्यों। ज़ीक बस कुछ सेकंड के लिए उस पर मुस्कुराया, लेकिन नौकर परेशान हो गया और उससे तुरंत बोलने को कहा।
फिर जायक ने उसे मुंह पर घूंसा मारा जिससे उसे खून आया। उसकी गाल दर्द कर रही थी और वह गुस्से में था, जबकि जायक से पूछ रहा था कि उसने क्या किया है। जायक डरावनी अंदाज में उसके पास खड़ा था। नौकर उससे डर गया और भागना चाहता था, लेकिन जायक उसकी तरफ चल रहा था जिससे वह लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। फिर जीक ने उसे कई बार लात मारी और वह दर्द से चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसका खून बिखर गया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि जीक ने उसे नहीं मारा। वह रोता हुआ घुटनों के बल झुक गया और अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए जायक से माफी मांगी, क्योंकि उसे पिटाई इसलिए मिली थी। जीक उसे फिर मारने ही वाला था कि कोई आया और पूछा कि क्या हो रहा है। नौकर फिर उस नए आदमी की ओर भागा और उसे मिस्टर बुलाया। बेनियर बिनर एक सवार है जिसके पास एक चौड़े कंधे हैं। नौकर ने अपनी मध्य उंगली उठाते हुए जीक की पीठ पर प्रहार किया। जीक को नौकर की बेशर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बाइनर की वजह से वह उसे फिर से नहीं पीट सकता है। बाइनर ने उससे पूछा कि क्या हो रहा है, और जीक ने उससे पूछा कि क्या यही तरीका है जिससे हमें उसके साथ बात करनी चाहिए, बेशर्मी से। क्या हुआ भाई, क्या तू मुझे ऐसे ही पिटेगा जैसे तूने अपनी हैंड्स को पीटा था? बिनर ने जवाब दिया। जीक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसने बिनर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक कुत्तिया की तरह आदमी अपने मालिक को नहीं पहचान सकता, इसलिए उसे पिटाई करके ही सिखाना पड़ेगा कि वो अपनी पूंछ नीचे करे। क्या तू सोचता है कि तू अभी मुझसे लड़ सकता है? क्या तुझे लगता है कि तू इतना माहिर है? बिनर ने पूछा। फिर जीक वहां से चला गया और मान लिया कि उसके वर्तमान शरीर और कौशल से वह बाइनर को हरा नहीं सकता, लेकिन उसके लिए उन्हें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि वह उनका मालिक है और एक आज्ञाकारी कुत्ते को प्रशिक्षित कर सकता है। जीक की गाली सुनकर बिनर गुस्सा हो गया। उसने कहा, जीक को नहीं पता कि वह कौन है। जीक ने मेज पर से कपड़ा उठाया और उसे बाइनर के चेहरे पर फेंक दिया। नौकर हंस को देखकर आश्चर्य हुआ कि जीक का व्यवहार कैसा है। फिर जीक एक गुलदान लेकर बिनार की ओर कूदा और उसके सिर पर मारा। बिनर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। फिर जेके ने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर होना सब कुछ नहीं है। फिर उसने अपने हाथों की ओर देखा और यूज बताया कि उन्हें वह शुरू करना है जो उन्होंने पहले शुरू किया था। डर के कारण हंस अपने शरीर को हिल नहीं सकता। बावजूद उसने जेके को अपनी मुट्ठी बंद करनी और उसकी तरफ दौड़ते हुए देखा। फिर भी वह खड़ा रहा और जब जेके ने एक बार फिर उस पीता तब उसने पूरा कुछ चिल्लाया। इस बीच दोपहर आ गई और जेके अपने घर के बाहर दहलान पर खड़ा था। अतीत में वह इस लंबी दर से खोलने से बहुत डरता था, लेकिन अब वह समझता है कि उसके लिए डरने की कुछ वजह नहीं है। उसने अंदर प्रवेश किया और देखा कि उसके मानपीता भाई हंस और बिनेर उसका इंतजार कर रहे थे। जब वह सड़क पर चला तो बिनेर उस पर गुस्से से देख रहा था। फिर उसने याद किया कि जब जेके ने उस पीता तब कुछ और क्या हुआ था। इस सभा में आने से पहले जेके के साथ भाई ग्रेग स्टील वुल ने बातचीत की और यूस बताया कि उसका पिता उस पर शर्मिंदा है क्योंकि वह जमीन पर गिर गया था और वह स्टील वुल सेनाउंस के लिए एक कलंक था। ग्रेग अपना हाथ उठाता है और बिनर के चेहरे पर लगाता है और यूस बताता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए यूस निश्चिंत होना चाहिए। उसने बिनार को याद दिलाया कि उनका मुकाबला यहां जेके के अलावा किसी और से नहीं है। इसे याद करके बिनार गुस्से से भरता है और यूस बदला लेना है, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर सकता। तुम जैसे आई हो काउंट, वो तो स्टील वुल ने कहा। जेक्स बाप। जेक ने फिर बवाजा पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया था। वो जेके के उसके सामने इतनी बेशर्मी से पेश आने पर गुस्से से भर गया। उसने कहा कि जेके भूल गया है कि किसी से बात करने से पहले उससे क्या कहना चाहिए। तुम इसको स्वीकार करने वाले भी नहीं हो, किस बात का फायदा है? जीक ने जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग ही ऐसा है। अगर तुम ऐसा बर्ताव करोगे तो कैसे काउंट बनोगे मेरा उत्तराधिकारी? तुम स्टीलवेल के मुख्य उत्तराधिकारी हो, कम से कम थोड़ा तो प्रयास करो। काउंट वोटो ने कहा। जीक ने एक मुस्कुराहट बनाई और हंसा, फिर कहा कि उसके पिता वास्तव में उसे उनका खिताब देने के बारे में नहीं सोच रहे थे। उसकी बातचीत के तरीके से काउंट वोटो और गुस्सा हो गए। उनकी पत्नी उनके पास खड़ी थी, वह स्टीलवेल की थी, जीक की सौतेली माँ, और उसने कहा कि वह सही थी कि जीक बहुत बेतरतीब था। उनका बेटा ग्रेग आहें भर रहा था और उन दोनों को घूर रहा था, जिससे जीक गुस्सा हो गया क्योंकि वह इन दोनों लोगों को अच्छी तरह से याद करता था जो उसे हराने के लिए बहुत बेकरार थे। वह एक बार फिर हंसा और सभी के सामने झुक गया और कहा, मैं कैसे बेइज्जत कर सकता हूँ। और फिर जीक ने गर्व से कहा कि वह हांस और बिरन का आभारी है क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे इस हॉल में आमंत्रित किया गया था। उसने अपने पिता से माफी मांगी और मुड़ गया, दीवार की ओर चला और तलवार उठा ली। सभी जीक के कामों से हैरान थे। फिर जीक बहादुरी से तलवार हांस की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह इस मौके का इस्तेमाल करके इस आदमी को खत्म कर देगा। हांस डर गया था और फ्लोरेल से मदद मांग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ किसी पर तलवार तानकर? काउंट वोर्डो बोले। और इसी बीच ग्रेग मुस्कुराया क्योंकि उसे लगा कि जीक बहुत ही मूर्ख है जो अपने बाप के सामने किसी पर तलवार तान सकता है। बिल्कुल, जिस शख्स ने महान काउंट स्टीलवेल के वारिस की बेइज्जती की है उसकी गर्दन काटनी चाहिए। क्या इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है? जीक अपने बाप को जवाब देता है। फ्लोरेल बीच में आई और जीक को रोकते हुए कहा कि वह नहीं मानती कि हांस ने उसकी बेइज्जती की है। हांस ने भी कसम खाई कि ज़ाइक ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है। जीक ने तलवार जमीन पर मारी और दावा किया कि हैंड्स ने उसके बाप से झूठ बोला है। इस वक्त हांस सोच रहा था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो जीक उसे वाकई मार डालेगा और फ्लोरेल भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। इस बार जीक ने पुष्टिकृत किया कि हाथ फ्लोरेल का आदमी था, इसीलिए हाथ उसके साथ बहुत रूढ़े था। लेकिन एक चीज जिसके बारे में वो सोच रहा था वो ये थी कि फ्लोरेल एक मामूली नौकर हाथ के लिए इतना कुछ क्यों करेगी। हंस साक्ष्य बताने ही वाला था कि अचानक उसे हंस के पास खड़े होल्ट और बाइनर ने कहा कि जेके झूठ बोल रहा है। इससे वो चौंक गया। जेके ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए हंस की ओर देखा क्योंकि वो जानता था कि बिनर झूठ बोल रहा है ताकि हंस की हिमायत करे। फिर मैं बाइनर के पास गया और पूछा कि क्या वो सच कह रहा था और बाइनर ने निश्चित रूप से हाँ कहा। मिस्टर जीक ने अकेले हांस और मुझ पर हमला कर दिया। उसने घोषणा की, तुम जैसे किसी योद्धा के लिए यह कहना कितना आसान है कि उसने अकेले हमला कर दिया। क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो?
लगता है तुम अपने पापों को भी स्वीकार करने वाले नहीं हो, जीक ने कहा। लेकिन फिर भी बाइनर ने कहा कि उसने कभी झूठ नहीं बोला था। जीक अभी भी उससे मुस्कुरा रहा था और उसे बता रहा था कि वह अंत तक निर्दोष रहेगा। उसने बाइनर की तरफ तलवार तान दी और उसे चुनौती दी कि वह अपनी निर्दोषता साबित करे। बाइनर को अपमान महसूस हुआ और उसे लगता है कि जीक पागल हो गया है। काउंट वोर्तो खड़े हुए और जीक ने उनसे पूछा, क्या ये आपकी नजर से अच्छा नहीं है पिताजी? उसने यह भी कहा कि अगर वह इस युद्ध में हार जाता है तो बायरन इस मौके का फायदा उठाकर उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। आश्चर्यजनक रूप से काउंट वोर्डो ने एक युद्ध की अनुमति दे दी। बिनर खुश था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो जेके को हराने में कामयाब हो जाएगा। जेक बिल्कुल भी नहीं डरा था। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी थी कि वो मुस्कुरा पड़ा और अपने बाप को शुक्रिया कहा क्योंकि उन्होंने ही उसे बायरन के खिलाफ लड़ने की इजाजत दी थी। फिर वो मुदा और अपने बाप से कहा कि वो खुद ही समय और जगह तय कर ले। काउंट वोर्डो बस सोच रहा था, अपने बेटे जीक को थोड़ा डांटा और उसे वापस भेजा, लेकिन शायद उसने यह सोचा कि यह काउंट टाइटल ग्रेग को पारित करने का एक अच्छा बहाना हो सकता है। जीक ने तलवार को दीवार पर वापस रख दिया और अपने पिता से कहा कि वह अब खुद को बदलने की कोशिश करना चाहता है, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर वह पहले की तरह बना रहा तो वह नहीं पा सकेगा जो वह चाहता था। जिसे आप चाहते हैं, क्या आप काउंट के खिताब की बात कर रहे हैं? काउंट वोर्डो ने पूछा। जीक ने दरवाजे को पकड़ा और जवाब दिया कि उसके पिता को अब कुछ भी समझ नहीं आएगा जो वह कहेगा। उसने अपने पिता की ओर देखा और जोड़ा कि दुएल के दिन वे एक दूसरे को फिर मिलेंगे। वर्तमान में जीक की उम्र 18 साल की है। अपने बीते समय के बारे में सोचते हुए वह इनकार नहीं कर सकता कि वह कितना नादान और कमजोर था। उसके पिता का ध्यान सब कुछ था, फिर भी वह तलवारबाजी सीखने में असमर्थ रहा क्योंकि उसके पिता को उसे तलवारबाजी सिखाने में आनाकानी थी। उसके अंदर छिपी महान और विनाशकारी मौजूदगियां आमतौर पर किसी व्यक्ति की मना की मात्रा उनके अंदर से ही निर्धारित की जाती है और औसत इंसान की तुलना में उसकी मना अब भी कमजोर है। इस बार उसे पता था कि वह फिर से वही मना प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जो उसके पास तब था जब वह राक्षस राजा था। ये बहुत ज्यादा है। वो ये भी मानता है कि वह इतनी मना जो गायब हुए अजगर की मना के बराबर है एकदम से उसके अंदर जागृत नहीं हो सकती है। उसे शक्ति का राक्षस राजा का खिताब भी मिला था और सचमुच उसे बहुत कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था। उसके लिए ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ हुई सभी चीजों की योजना बनाई हो जो एक के बाद एक हुई। वो जमीन पर लेटा हुआ उठता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। वह उसका भाई ग्रेग था और उसने ग्रेग को छेड़खानी करना बंद करने और चले जाने को कहा। ग्रेग हैरान था कि जीक उसके अस्तित्व से चौंक गया था। उसने जायके के सामने खुद को प्रकट किया और कहा कि ऐसा लगता है कि जीक ने अपनी मामा को जगा दिया है। क्या आप सोचते हैं कि केवल उस स्तर की कुशलता से यह संभव है? वो चलते हुए जेके की ओर आते हुए बोला। उसने जेके और बिनर के खिलाफ मैच का जिक्र किया और जेके से पूछा कि वो ऐसी बातें क्यों करता है जो उसके लिए असामान्य है। जैसे तुमने पहले किया था, कमरे की भावना समझकर चलते बनो। मैं बाद में तुम्हारा ख्याल रखूंगा ताकि तुम्हें लगे ना। उसने यह भी कहा, लेकिन जेके के डरावने आवरण को देखकर वह रुक गया। फिर जेके ने कहा कि उसके भाई ग्रेग डरता है कि वह काउंट का पद ले लेगा। ग्रेग ने इनकार किया और कहा कि अगर वह बेकार जेके स्टीलवेल को हरा नहीं सकता तो काउंट बनना छोड़ना ही उसके लिए सही था। जेके ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि उसे वही करना चाहिए जो उसके भाई ग्रेग चाहते हैं और वो कोंट बनने की उत्तराधिकार है। आइए देखते हैं कि कौन जीतेगा। हम योद्धाओं के परिवार की तरह, उसने कहा। ग्रेग उसके हाथ को हटाता है और निष्कर्ष निकालता है कि ऐसा लगता है कि जीक सुझाव दे रहा है कि उन्हें एक दूसरे से लड़ना चाहिए। तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? जीक ने पूछा और ग्रेग ने कहा कि उसके लिए इनकार करने का कोई कारण नहीं था। फिर जीक ने उसके जवाब को हाँ के रूप में लिया और वह अपने भाई ग्रेग से कहते हुए चला गया कि वही समय और जगह तय करेगा। कुछ दिनों बाद बाइनर और जीक के बीच दुएल का दिन आखिरकार आ गया। वे रिंग में थे और बहुत से लोग उन्हें देख रहे थे। मैंने आपसे सच्ची तरह से सबक सीखा है युवा स्वामी। अब समय है कि मैं आपको सबक सिखाऊं, बेनर ने कहा। उसने यह भी कहा कि जीक को निश्चित रूप से पछताना होगा कि उसने कवच नहीं पहना। जीक उसकी बात नहीं सुन रहा था, बल्कि वह अपनी तलवार को घूर रहा था क्योंकि उसने देखा कि उसकी तलवार थोड़ी कुंद है। फिर उसने बिनर की ओर देखा और सोचा कि बिनर किस बारे में बकवास कर रहा है। इस बार मेजबान ने उनसे पूछा कि क्या वे दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं। बिनर ने हाँ कहा जबकि जीके बस मुस्कुरा रहा था। फिर मेजबान ने दुएल शुरू करने की घोषणा की और बिनर जीके पर टूट पड़ा। जीके ने भी वैसा ही किया और उसे बिनर की तलवार को रोकने में कामयाब रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे तू कितना भी मूर्ख हो, एक योद्धा तो योद्धा ही है। लेकिन अंदर से उसे लगा कि बिनर का वार उसकी उम्मीद से ज्यादा भारी था। बिनर ने भी पुष्टि की कि अब जीके में वो क्षमता आ गई है, इसलिए वह लड़ने के लिए बहुत आत्मविश्वासी है। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार उठाई और जीके पर बार बार हमला किया और कहा कि अगर वे ईमानदारी से लड़ेंगे तो जीके उसे हरा नहीं पाएगा। जीके को बिनर की तलवार से बचाव करने में काफी मुश्किल हो रही थी। दुर्भाग्य से वह उड़ गया क्योंकि बिनर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसकी तलवार आग से जल रही थी और उसने एक बार और इसे लहराया, लेकिन फिर भी जीके इससे बच गया। लेकिन उसे बिनर को हराने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। बिनर ने उसके प्रति मिलावटपूर्ण मुस्कान की क्योंकि उसे पता था कि जीके संघर्ष कर रहा था। दर्शकों ने उन्हें देखना जारी रखा जबकि वे लड़ाई कर रहे थे। अभी तक जीके को अपनी तलवार चलाने का मौका नहीं मिला है और वह बस बिनर के हथियार को रोक रहा है। लेकिन उसके पिता के अधीनस्थों को लगा कि वह बिनर की तलवार को कई बार रोकने में कामयाब रहा है, इससे बेहतर लड़ रहा है जैसा उन्होंने सोचा था। फ्लोरल को अभी भी विश्वास है कि वे फायदे में हैं और उनका अधीनस्थ भी सहमत है क्योंकि उसे पता है कि जीके ने अभी तक तलवारबाजी सीखी नहीं है। फ्लोरल अपने पति वोर्डो को घूर रही थी, लेकिन वोर्डो कुछ भी नहीं कह रहा था। जैसा उम्मीद की गई थी, भीड़ थी। सिर्फ बेनर के लिए इतना जोर जोर से नारे लगा रहे थे। लोग चाहते थे कि बेनर जाल से जाल जेके को हरा दे।
बिना लोगों की आवाज सुन रहा था और वो जेके का मजाक उड़ा रहा था। जेक तो कंप रहा था जब वो अपने मुकाबिल के वार को रोक रहा था। बाइनर ने अपनी तलवार चलाई और जेके से कहा कि अगर वो चोट नहीं खाना चाहता तो हार मान ले। जेके की तलवार में आग लगने लगी जिससे बिनर हैरान हो गया। फिर जेके ने उससे कहा कि वो अभी सिर्फ शुरुआत कर रहा है। जेके कुछ सोच रहा था लेकिन उससे यकीन नहीं था कि क्या वो सही होगा। बिनर को देखकर हैरान हो गया कि जेके ने एक सेंस इकोसिस्टम स्वॉर्ड स्किल एक्टिवेट कर ली है। इस बार बायरन ने खतरा महसूस किया लेकिन उसने अपना पूरा जोर लगाकर उसे रोकने की कोशिश की और जमीन धंसने लगी। स्किल छोड़ने के बाद जेक का हाथ कंप गया और उसने महसूस किया कि उसका मना बहुत बेकाबू हो रहा है और वो उससे ठीक से नहीं संभाल पा रहा है। दूसरी तरफ लोग चुप हो गए थे और सबको यकीन नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने देखा वो क्या था। काउंट बोर्टो के आधुनिक ने भी कहा कि जेके ने एक ऐसी स्किल यूज की है जो इंसान की समझ को और बढ़ा देती है। काउंट बोर्टो बिल्कुल हैरान था जब उन्होंने जाना कि उनका बेटा जीक ने एक ऐसी कला का इस्तेमाल किया जो उसकी तलवार और शरीर को मना से जोड़ती है। उनकी पत्नी फ्लोरल भी चकित हो गई क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीक के पास तलवार तकनीक के बारे में ज्ञान है। देखकर कि बाइनर में यह क्षमता है, उनके प्रतिद्वंदी बाइनर परेशान हो गया और सोचने लगा कि कब जेके ने तलवार चलाने की तकनीक सीखी थी। लेकिन उनका मानना है कि मैना का उपयोग करते समय जेके का रुख खराब है और वह यहाँ तक निष्कर्ष निकालते हैं कि जेके का शरीर और मैना अलग अलग है, इसलिए जेके इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसलिए उन्हें विश्वास है कि उनका प्रतिद्वंदी अभी भी वही तुच्छ जेके है जिसे वह जानते थे। चलो अब खिलवाड़ करना बंद करें, जेके ने कहा। फिर उसने जेके पर हमला किया जबकि उसकी तलवार जल रही थी। वह अपनी तलवार उठाता है और तलवार की तकनीक का उपयोग करके जेके पर हमला करता है। जेके चकमा देने में कामयाब रहा जिससे बिनर को झटका लगा, लेकिन बिनर का हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक और तकनीक अपनाई और इस बार उसे यकीन था कि जेके उसे चकमा नहीं दे पाएगा। जेके अपने दांत पीसता है क्योंकि वह जानता है कि बिनार सही है। यह पता चला कि बिनार ने अपनी मजबूत तकनीक का इस्तेमाल किया जो कि स्पेस स्प्लैश है और जेके इसे चकमा देने में सक्षम नहीं था। जेके दीवार पर पटक दिया और उसने लोगों को अपने प्रतिद्वंदी बिनर के लिए जयकार करते सुना। मेरा मानना है कि विजेता पहले ही तय हो चुका है। मुझे कब तक ऐसा करते रहना होगा? जवां कजा की जिंदगी खतरा में ही तब तक, बिनर घमंड से कहा और लोग उसकी कामयाबी के लिए तालियां बजा रहे थे। जब तक जीक ने अपनी तलवार को जमीन पर मारा और मानते हुए कि वह अपने मौजूदा शरीर की तकनीक से बिनर को नहीं हरा सकता, ये कोशिश की थी खड़े होने की। लेकिन लड़ाइयों में आप असल में लड़ते हैं। उसने ये जोड़ा और बाइनर पर हमला किया। बिनार ने तब नाराजगी से उसकी तरफ देखा। जीक अपनी तलवार से रेत उठा रहा था और उसने उसे हिलाया जिससे बिनर रेत से अंधा हो गया। जीक ने तब मौका देखा और अपने शरीर से बाइनर पर वार किया और बाइनर कोने में उड़ गया। बिनार ने अपनी आंखें साफ की और कहा कि जीक कायर की तरह बर्ताव कर रहा था। वह जीक की तरफ घूर रहा था जो उसकी तरफ आ रहा था। उसकी नजर धुंधली थी जब तक कि जीक उसके पास नहीं आया और उसके गले पर तलवार रख दी। कायर कहते हो, आजमाओ, उस बहाना से अपनी हार को सही ठहराने की कोशिश करो एक असली लड़ाई में, जीक ने कहा। बिनर उससे नाराज था लेकिन उसे पता था कि अब उसके पास कोई मौका नहीं है, तो उसने घोषित किया कि वह आत्मसमर्पण करता है। फिर जीक उसे बता कि क्योंकि उसकी लापरवाही और अहंकार के कारण वह हार जाएगा, डर है कि वह स्टीलविल परिवार का सबसे बड़ा बेटा जिसकी वह सेवा करता है को मार डालेगा। उसने यह भी कहा कि अगर बाइनर आज की लड़ाई को नहीं भूलेगा तो वह और भी आगे बढ़ेगा। मेजबान को बिनर को हार स्वीकार करते हुए सुनकर आश्चर्य हुआ। कौवे और स्टीलवेल परिवार उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह विजेता घोषित करे। फिर उसने घोषणा की कि युवा स्वामी जीक स्टीलवेल द्वंद्व का विजेता था। जैसा उम्मीद की गई थी, लोग परिणाम के पक्ष में नहीं थे। भीड़ से उसे सिर्फ यही सुनाई दिया कि वह धोखा कर रहा है, लेकिन जब तक वह मैच जीता उसे कुछ भी परवाह नहीं थी। माइनर के खिलाफ जब जीक ने जादू की तकनीक सीखी, किसी ने उसे सिखाने का कोई रास्ता नहीं है। काउंट बोर्डो ने पूछा, काउंट क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया? वह इसके साथ पैदा हुआ है, उसके अधीनस्थ ने जवाब दिया और जो कुछ उसने कहा उसे सुनकर ग्रेग गुस्से से कांप उठा। वह यह देखकर विश्वास नहीं कर सकता कि उसका भाई जीक बिना किसी नुकसान के बाइनाज स्पेस स्लैश से बच गया। वह सोच में खोया हुआ था, लेकिन जब उसने जाइक की आवाज सुनी जो उसका नाम बुला रही थी और उसे दुएल करने की चुनौती दी तो वह चौंक गया। मैंने तुमसे कहा था क्या नहीं कि मैं समय और जगह तय करता हूँ, जीक ने यह कहा, जिससे ग्रेग उससे और ज्यादा नाराज हो गया। उनके पिता को यह समझ नहीं आ रहा था कि जीक क्या कहना चाह रहा है। क्या तुम बेवकूफ बनने वाला है? मुझे पता है कि आपने इसे मानने के लिए कहा है पिताजी, जीक ने जवाब दिया। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जीक और ग्रेग के बीच उत्तराधिकार दुएल के बारे में अफवाहें सच थी और वे यह भी नहीं मान सकते थे कि यह आज भी होगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जीक अपनी मौजूदा स्थिति में ग्रेग को चुनौती देने के लिए बहुत आत्मविश्वासी है। ठेले क्या कर रहा है ग्रेग? अभी नीचे आ जल्दी से, लग रहा है जैसे तू डर गया है, जीक ने कहा। ग्रेग बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन उसके पिता के आदेश पर उसे नीचे आकर जीक का सामना करना पड़ा। क्या तू सचमुच इस बेकार आदमी जीक से डर रहा है? और शर्मिंदगी ना लाओ, काउंट बोर्डो बोले और फिर ग्रेग तुरंत नीचे आया जीक से लड़ने। इतनी आज्ञाकारिता देखकर जीक को मुस्कुराना आया, जिससे ग्रेग को लगा कि यह शैतान क्यों मुस्कुरा रहा है। ग्रेग ने अपनी तलवार दोनों हाथों से थामी और अब वह कह सकता है कि जीक की हर चीज, उसके भाव, लहजा, बर्ताव और यहाँ तक कि लड़ने की क्षमता भी उससे बिल्कुल अलग है जिसे वह जानता था। वह पल भर के लिए भी नहीं हिला, लेकिन फिर जीक के अपना नाम लेने पर वह चौंक गया। जीक ने कहा कि ग्रेग वहीं खड़ा रहा, उसे पहला कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई होकर पहला कदम उठाऊंगा, जैक ने ग्रेग की तरफ देखते हुए कहा। ग्रेग डरा हुआ था, वह घबरा गया था, लेकिन उसने जेक की तलवार को रोक दिया। जेक की तलवार कांप रही थी और ग्रेग ने इसे देखा। उसे लगता है कि जेक वास्तव में कोई ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा है। इस बार वह जेक के खिलाफ लड़ने के लिए आश्वस्त होता है। उसने अपनी तलवार को लहराया और खुद को प्रेरित किया कि वह ग्रेग है।
काउंट के खिताब का उत्तराधिकारी। जेक को ग्रेग के हमले से लगभग चोट आई। बाईं ओर द्वारा उसे दी गई चोट कोई साधारण चोट नहीं है और इसी वजह से वह अपनी वर्तमान स्थिति में कोई और जादू नहीं कर सकता है। अपनी जीत के साथ इस मैच को जल्द से जल्द तय करना ही उसका एकमात्र रास्ता है। जब ग्रेग उसे घूर रहा था तो उसने हंसते हुए कहा। जमीन पर खून टपक रहा था क्योंकि जिग ने ग्रेग की तलवार को नंगे हाथों से कस लिया था। क्या तुमने कभी ऐसे खूनी लड़ाई के बारे में सुना है जहां मांस उड़ रहा हो? उसने पूछा। एक नीली लपट उभरने लगी जब जिग ने अपनी पूरी ताकत से ग्रेग की तलवार को कसा और वह टूट गई। ग्रेग का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई जिग ऐसा करेगा। इस बार जिग का एक डरावना आभा था और उसने ग्रेग से कहा कि अगर वह हार न माने तो वह अब भी यहीं मर जाएगा। जिग अपनी तलवार उठाता है और अपने भाई को उसी के पम्मल से पीटता है। ग्रेग उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। पहले कि वह उठ पाता, जिग ने अपनी तलवार ग्रेग के चेहरे के पास मारी और उसका आभा और भी डरावना हो गया। इस वक्त ग्रेग डर से रो पड़ा और तुरंत हार मान ली। फिर मेजबान उनके पास आया और घोषित किया कि इस दुएल का विजेता एक बार फिर जिग स्टीलवेल ही था। लोग बेहोश थे और ग्रेग अपने आप पर नाराज था। फिर जायक ने अपने पिता की ओर देखा और उन्हें उनके वादे की याद दिलाई कि काउंट का खिताब द्वंद्व के विजेता को जाएगा। उसके पिता नाराज थे और घोषणा की कि द्वंद्व से कुछ भी नहीं तय होगा। लोग बड़बड़ा रहे थे। काउंट वोर्डो अपने सबसे बड़े बेटे के प्रति अपना वादा नहीं निभाएंगे, ऐसा लग रहा है। उसी समय जेके ने अपने हाथ से दस्ताना उतारा जिसमें एक अंगूठी थी और कहा कि उसने पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा कि उसने अपने जीवन में कभी भी यह खिताब नहीं चाहा। ऐसा कहते हुए उसने अंगूठी अपने पिता की तरफ फेंक दी और वह उनके बैठे स्थान पर गिर गई। उसका पिता अंगूठी को घूर रहा था। वह नाराज था और जेके को डांटने के लिए खड़े हो गए। फ्लोरेल ने उनसे शांत होने को कहा लेकिन वह नहीं सुने। तू अभी क्या कर रहा है? काउंट वोर्डो ने गुस्से से पूछा। क्या दिख रहा है? मैं अपनी मर्जी से परिवार छोड़ रहा हूँ, जेके ने जवाब दिया। फिर उसने ग्रेग को बुलाया जिसकी अब उसके नौकर की मदद हो रही है। ग्रेग ने उसकी तरफ नहीं देखा लेकिन फिर भी उसने अपने भाई से कहा कि लड़ाई में जीतने का रास्ता यह है कि मौत से न डरो। उसके लिए ग्रेग को मजबूत होना चाहिए ताकि वह इस्पात की ऊन के सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा कर सके जो हमेशा विदेशी बलों और हर किसी के आक्रमण का खतरा रहता है। ग्रेग ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। झीक उनकी ओर बढ़ा और नौकर के हाथ से अच्छे इलाज की दवा चुरा ली। फिर उसने उसे निगल लिया और धीरे धीरे उसकी चोट भर गई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए उम्मीद की कि स्टील वुल परिवार उसके सिखाए सबक को नहीं भूलेगा। इतने में जीक एक आदमी के साथ गेट के बाहर खड़ा था। उसने इस आदमी को अपना खच्चर कहा और यह हैंस निकला। कुछ घंटे बाद हैंस महल में गाते हुए चल रहा था। एक लंगड़ा बास्केट लिए धोबी घर की ओर जा रहा था लेकिन फिर वह किसी से टकरा गया। बहुत अंधेरा था इसलिए उसे नहीं पता चला कि यह कौन है। फिर जीक ने कहा कि वह था। क्या उसने हैंस को अपने नौकर के रूप में बुलाया था? हैंस ने पहले तो हाँ कहा लेकिन वह घबराहट से लड़खड़ा रहा था। क्यों, तुम नहीं चाहते? अगर तुम नहीं चाहते तो यहीं मर जाओ, मैं तुम्हें आधा काट दूंगा, जीक ने कहा। वह अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि हैंस ने कहा कि वह आएगा। अभी के समय में जीक ने अपना बैग हंस के चेहरे पर फेंका और उसे उठाने का आदेश दिया। हंस के पास कोई विकल्प नहीं है लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि वह भागने से भी डरता है। इस समय जीक ने उस नौकर को क्षमा कर दिया जिसने उसके खिलाफ काम किया था, बस मेहनत के बदले में, और उसने सोचा कि क्या अब वह किसी को माफ करने के लिए एक अच्छा इंसान था। उसने हंस की ओर मुड़कर देखा और उसकी सहनशक्ति बढ़ाने और उसे प्रशिक्षित करने का फैसला किया ताकि यह आदमी उसके लिए उपयोगी हो सके। अब से मुझे सर जीक कहो, जीक ने कहा और हंस ने जवाब दिया, हाँ समझ गया। उसने यह भी पूछा कि जीक क्या है। भविष्य की योजना बना रहा था लेकिन जीक ने कहा कि उसके पास कोई निश्चित योजना नहीं है, लेकिन फिलहाल वह पड़ोसी क्षेत्र पौर्ती जाने की योजना बना रहा था। उसके बाद बस जहां उनके पैर उन्हें ले जाएं, वह अब इस जीवन में प्रेम पूर्वक जीने की कोशिश करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जब वे वन में पहुंचे तो हंस ने उससे कहा कि जिस रास्ते पर वे जा रहे थे वह इंसानों के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन जीक को इसका एहसास था। उसने हंस को बताया कि अगर वे सीधे जाएंगे तो उन्हें आधे से भी कम दूरी तय करनी होगी, इसलिए उन्हें घूम कर जाने की कोई वजह नहीं है और रास्ते का पालन करना चाहिए। फिर हंस ने जवाब दिया कि अगर वे वहां से दूर जाएंगे जहां लोग नहीं जाते तो वहां आसपास घूमने वाले जानवर हैं। यही वजह है कि हम यहाँ हैं, जीक ने कहा, जिससे हांस को डर लगता है क्योंकि वह जानवरों से लड़ने में सक्षम नहीं है। अचानक किसी ने हांस के साथ लटके थैले में कुछ फेंक दिया। फिर हंस ने अपना सिर पीछे फेरा, लेकिन उस समय वह पहले से ही परेशान था। उसने एक आवाज भी सुनी और उम्मीद कर रहा था कि यह कोई जंगली जानवर नहीं था। वो हॉर्न्स के पीछे पीछे चलता रहा जैसे वो अपना सिर घुमाता रहा। वो प्रार्थना कर रहा था कि वे इस जगह से जल्दी से निकल जाएं। अचानक जीक ने रुक कर हाथ बुलाया। हॉर्न्स परेशान था और जीक ने उसे बताया कि अब उसकी परीक्षा शुरू होगी। जीक ने हॉर्न्स को एक तलवार दी और हॉर्न्स बिल्कुल भौचक्का था। वो बिल्कुल तैयार नहीं था और सोच रहा था कि जीक मजाक कर रहा है। फिर जीक ने उससे कहा कि वो अपने पीछे देखे और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे चिल्लाया क्योंकि उसके पीछे एक डरावना जानवर था। बात करें तो वो जानवर गोब्लिन था। हॉर्न्स कांप रहा था और जीक का नाम लेते हुए वापस जाना चाहता था। उसने जीक को बताया कि वो तलवार चलाना भी नहीं जानता। कृपया मुझे बड़ी तलवार दे दो। आप मुझसे इस छोटी तलवार से क्या उम्मीद रखते हैं? हॉर्न्स ने कहा और जीक ने जवाब दिया, इससे ही काम चलाना पड़ेगा वरना मैं तुझे लाठी दे दूंगा, या लाठी बेहतर होगी। गोब्लिन हंस पर गुस्से से घूर रहा था, तब बिना किसी हिचकिचाहट के हंस पर हमला कर दिया।
गोबलिन हांस पर हमला कर रहा है और हांस नहीं जानता कि क्या करना है और बस मदद के लिए चिल्लाता है। ज़ीक उसकी तरफ देख रहा था और निराश था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह हांस को ट्रेन करने का फैसला करता है तो उसे अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। इस पल में जब ज़ीक हस्तक्षेप किया तो गोबलिन उसकी तरफ देखा, लेकिन ज़ीक ने आसानी से गोबलिन को मुक्का मारा और गोबलिन तुरंत बेहोश हो गया। दूसरी तरफ गोबलिन के हांस को पीटने के बाद वह घास पर लेटा हुआ था। वह उठता है और ज़ीक से पूछता है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ज़ीक ने तब ईमानदारी से कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि हंस बहुत कमजोर था। वो अपनी झोली में कुछ निकालता है और हंस से कहता है कि जब वो उसके साथ है तो वो अपनी चीजें इधर उधर नहीं ले जा सकता। उसने हांस को एलिक्सर दे दिया और कहा कि हांस को कम से कम अपनी रक्षा करने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। फिर उसने हांस को आदेश दिया कि वो एलिक्सर का प्रयोग करे और एक बार फिर तैयार हो जाए। उसकी राय में उसने गोबलिन को सिर्फ बेहोश कर दिया था, लेकिन वो कुछ देर में वापस होश में आ जाएगा। हंस डरा हुआ था, लेकिन उसने ज़ीक के आदेश का पालन किया। 1 घंटा बीत गया और हांस ने बहुत सारी हीलिंग पोशन खर्च कर दी, क्योंकि वो गोबलिन से हारता रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उसे तलवार पकड़ने और अपनी स्थिति बनाए रखने का तरीका आ गया। इस समय उसका दुश्मन वही पहले का गोबलिन है। फिर उसने निडर होकर गोबलिन पर हमला बोल दिया, क्योंकि वो बहुत मजबूत इरादे से उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। जब वो गोबलिन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था तो गोबलिन बच गया और उसके हाथ पर वार किया। हंस दांत पीसता है क्योंकि वो वापसी करने की कोशिश करता है। गोबलिन ने अपनी ढाल लहरा दी और उससे हंस पर हमला किया। भाग्यवश हंस अपने शरीर को नीचे उतार सका और गोबलिन के हथियार से बच गया। हंस का गोबलिन के हमले से बचना देखकर ज़ीक चकित रह गया। फिर उसे लगता है कि शायद हंस प्रतिभाशाली है, लेकिन उसे और प्रशिक्षण की जरूरत है। हैरानी की बात यह है कि हंस तेज गति से गोबलिन के पीछे दौड़ सका। गोबलिन उलझन में पड़ गया, बस उसे देखने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगा कि हंस ने अपनी तलवार गोबलिन पर निशान लगा लिया था। फिर उसने जर्रा भी दिगर ना करते हुए गोबलिन के सर पर वार किया और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। हंस हाथ देखने लगा और अब भी चौंक रहा था कि उसने आखिरकार जीत हासिल कर ली। उसने खुशी से चीख मार दी, लेकिन जब ज़ीक उसके पास आकर उसे एक आरोग्य पंप पोषण दी तो वह थम गया। हंस ने तुरंत इसे पी लिया और फिर ज़ीक ने कहा कि यह उसा की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। हंस बहुत खुश हुआ और ज़ीके का शुक्रिया अदा किया। उसने माना कि यह सब ज़ीके की वजह से हुआ, जो उसे लड़ाई में निडर होने के लिए प्रेरित करता रहा। अचानक से पोषण जमीन पर गिर गई। उन्होंने कुछ आवाज सुनी और देखा कि बहुत सारे गॉब्लिन उन पर हमला करने आ रहे हैं। ये गॉब्लिन उन पर इस वजह से गुस्से थे क्योंकि उन्होंने उनके साथी का खून किया था। ज़ीके शांत था, लेकिन हंस घबराया हुआ था। ज़ीक ने नीचे देखा और छोटे छोटे पत्थर देखे। उसने तुरंत एक उठाया और गॉब्लिनों पर फेंक दिया। उसने कुछ गोबलिन के सिर को मारने में कामयाब रहा और वह यही करता रहा जब तक सभी गोबलिन मर नहीं गए। हंस जमीन पर बैठा था। वह इतना आश्चर्यचकित था कि एक ज़ीक ने उससे कहा कि यह तो बस शुरुआत थी। हंस उलझन में है और नहीं जानता कि ज़ायके क्या कहना चाहता है। फिर ज़ीक ने उससे पीछे देखने को कहा ताकि वह समझ सके। तब हंस ने ओर्क नामक और एक प्रकार के दानवों को देखा, गॉब्लिन से भी ज्यादा डरावना। ज़ीक ने उससे चिंता न करने को कहा क्योंकि उसके पास काफी औषधियां थीं, लेकिन फिर भी हैंड्स डरा हुआ था क्योंकि वह नहीं जानता था कि इतने सारे ओर्क को कैसे मारे। रात आई और दोनों ने उन सभी ओर्क को मार डाला जो उन पर हमला करने की हिम्मत कर रहे थे। ज़ीक ने आग जलाई जबकि हैंड्स पहले ही थक कर सो गया था। ज़ीक उसकी तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था। कुछ देर पहले जब वे रास्ते में थे, ज़ीक ने हैंड्स से पूछा कि क्यों फ्लोरेल इतना उसका साथ देती है और उसका उस महिला से क्या रिश्ता है। हंस ने फिर उससे सच्चे ही बता दिया कि उसकी दादी फ्लोरेल की नानी थी और यही शायद वजह है कि फ्लोरेल उससे बचपन से ही इतना प्यार करती थी। ज़ीके को याद आया कि उसकी माँ खासकर एक नौजवान नौकरानी को इसीलिए प्रताड़ित करती थी क्योंकि वो लेडी फ्लोरेल की नानी की नातिन था। हंस ये सुनकर नाराज हो गया क्योंकि वो खुद वही बच्चा था। ज़ेक ने फिर पूछा कि क्या वो अपनी माँ को याद करता है, और हंस ने हाँ कहा और कहा कि ज़ेके की माँ एक अच्छी इंसान थी। ज़ेके की माँ उन लोगों से भी अच्छी थी जो उसे नीचे थे और उनसे भी आदर करती थी जो उसे ऊपर थे। वो हर किसी के लिए एक प्यारी सी इंसान थी। असल में ज़ेक से सिर्फ इसीलिए नफरत की जाती थी क्योंकि उसकी माँ से नफरत की जाती थी। अपनी माँ के सभी गलत कामों को देखते हुए उसे काउंट बॉर्डो, फ्लोरल और ग्रेग के लिए थोड़ा दया महसूस होती है, लेकिन उसके लिए इसका मतलब यह नहीं है कि उसे इसके लिए खेद होना चाहिए। जब वह सोच रहा था तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत हंस को उठने का आदेश दिया। हंस अभी नींद में था और उसने ज़ीक से कहा कि अभी तो सुबह नहीं हुई है। फिर ज़ीक ने उसे बताया कि कुछ उनकी ओर आ रहा है। हंस तुरंत हिल गया और पूछा कि क्या यह गोबलिन या ऑर्क है। गाड़ी अब उनके काफी करीब आ गई थी। वे बस छिपे हुए थे, लेकिन ज़ीक ने हंस को धक्का देकर आगे आने का आदेश दिया। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई व्यापारी है? हंस ने पूछा, और ज़ीक के अनुसार गाड़ी की आवाज घोड़े के खुरों की आवाज जितनी तेज नहीं थी, और अगर यह कोई व्यापारी होता तो वह मानता है कि शाफ्ट घोड़ा गाड़ी को खींचेगा, इसलिए आवाज लगभग समान होनी चाहिए। वह यह भी निष्कर्ष निकालता है कि यह कोई यात्री नहीं हो सकता क्योंकि इस समय कोई भी यात्री गाड़ी के साथ नहीं घूमेगा। दोनों अभी भी बेखबर थे। गाड़ी उनके अस्थायी शिविर पर पहुंच गई और गाड़ी के बाहर 2 पैलेडिन थे। ज़ीक ने उन्हें देखा, लेकिन वह इस बात से परेशान था कि इस जंगल में एक पैलेडिन क्यों था। फिर एक महिला गाड़ी से नीचे उतरी और कहा, मुझे शिष्टाचार के लिए माफी चाहिए। देखिए, हम भी रात को यहीं रुकना चाहते हैं। ज़ीक सकते में था क्योंकि आवाज उसे बहुत परिचित लग रही थी। फिर महिला ने कहा कि वह कारना की उपासक है, एन लुवेला कारना की संतारी। ज़ीक उसे नाराजगी से घूर रहा था क्योंकि उसे याद आया कि एन लुवेला ही वह थी जिसने नायकों को ज़ीक पर हमला करने का आशीर्वाद दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस महिला से इतनी जल्दी मिलेगा। एक आदमी ज़ीक की तरफ भी आया और कहा कि वह वाइज है, एन लुवेला का सेवक, एक संत उम्मीदवार। थंजियस की हत्या मशीन।
जीक ने कहा, लेकिन वाइज को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। उन्होंने हाथ मिलाया, जबकि जीक को याद आया कि उसने अपने आप से कहा था कि इस जीवन में वह अच्छा बनेगा। इसलिए उसे लगा कि पिछले जीवन से अलग लोगों से परिचित होना ठीक होगा। मैंने सुना है कि आप रात को यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, कृपया आराम से रहिए, उसने कहा, और वाइज ने जवाब दिया, धन्यवाद, तो हम सिर्फ रात के लिए आपकी परेशानी करेंगे। जीक ने हांस पर आदेश देने के लिए एक नजर डाली, लेकिन फिर उसने देखा कि हांस यन लुएवेला के सामने झुककर उससे परिचय करा रहा है और आदर व्यक्त कर रहा है। फिर पैलेडिन्स ने एक टेंट तैयार किया, लेकिन वे कुछ मदद मांग रहे थे। एनी लुवेला पैलेडिन्स की मदद करने वाली थी, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया और स्वयं सेवक बन गया। यह हंस था। उसने एनी लुवेला को मुस्कुराते हुए देखा। अरे, उसने कहा कि वो ये करेगा। फिर उसने पैलेडिन्स की पूरी तरह से मदद की, जबकि जीक उसको देख रहा था, कह रहा था कि हंस पागल हो गया है। उसने लुवेला को देखा और समझा कि क्यों हंस ऐसा कर रहा था, और वो इसलिए था कि लुवेला असलियत में बहुत ही सुंदर थी। फिर उसे याद आया ग्रेन जिनार्ड, वो नायक जो उसे मारने को बेताब था। उसने निष्कर्ष निकाला कि जिनार्ड सिर्फ सुंदरियों को ही नौकरी देता था। अचानक उसने हंसते हुए इस बात पर सोचा, लेकिन पता नहीं चला कि लुएवेला उसके सामने खड़ी थी और उससे पूछा कि क्या वो उसके पास बैठ सकती है। फिर जीक ने उसे इजाजत दी और उसने जीक को धन्यवाद दिया। वो उनके सामने की आग को घूरते हुए जीक को फिर से धन्यवाद दे रही थी कि उसने उन्हें रात को यहाँ डेरा डालने की इजाजत दी थी। लुवेला सच्चाई से मुस्कुरा रही थी, जबकि जीक को अजीब लग रहा था कि उसका दुश्मन पहले अब उसके पास बैठा था। लुवेला ने उसकी तरफ देखा जब उसने सुना कि वो पूछ रहा है कि वो इस जंगल में क्यों है। फिर लुएवेला ने कहा कि वह हर तरह के लोगों की कहानियां सुनने के लिए यात्रा कर रही थी। उसने कहा कि जब भी वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती है जिसे मदद की जरूरत होती है, तो वह उन्हें आशीर्वाद की प्रार्थना देती है। फिर जीक ने कहा कि जो वह कर रही है वह शानदार है, लेकिन लुएवेला ने इससे असहमत होते हुए कहा कि यह एक कारवुडमैन के सदस्य के लिए करना चाहिए। फिर उसने जीक से भी पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है, और जीक ने जवाब दिया कि वो एक अच्छा इंसान बनकर निकलने के तरीके ढूंढ रहा है। फिर उसे कुछ याद आया। उसने लुवेला की तरफ देखा और उससे पूछा कि अच्छा इंसान कैसे बना जाए। उसने लुवेला को बताया कि किसी ने उससे कहा था कि वो ज्यादा अच्छे काम करे, लेकिन उसे लगता है कि लुवेला ही सलाह देने के लिए सबसे अच्छी है। लुवेला के मुताबिक अच्छा इंसान बनने के बहुत से तरीके हैं। क्या तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसमें तुम अच्छे हो शायद, उसने पूछा, और जायक ने जवाब दिया कि वो उन चीजों में अच्छा है जिनमें ताकत की जरूरत होती है। फिर लुवेला ने उसे सुझाव दिया कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने में करे। जीक उसके सुझाव से खुश था। वो खड़ा हुआ और कहा कि वो कल से ही जरूरतमंदों की तलाश शुरू करेगा। अगले दिन लुवेला और उसके लोग पोर्टी के गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां के सारे दुकान बनाए जा रहे थे। फिर वेगे ने लोवेला से छुट्टी ली ताकि वो जल्दी से एक काम निपटा सके। लोवेला ने उसे इजाजत दे दी और उससे कहा कि ध्यान रखे। उसके बाद उसने पैलेडिन से कहा कि अब उन्हें घूमना चाहिए, लेकिन फिर उसने एक चिल्लाहट सुनी। उसने इसका पीछा किया और पैलेडिन्स को बताया कि उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना है। फिर उसके पैलेडिन्स ने जांच करने के लिए स्वयंसेवक किया, लेकिन फिर लुएवेला ने तुरंत देखा कि यह कौन था। उसने उस इलाके में कुछ आदमियों को देखा और उनमें से एक को पीटा गया था। फिर पैलेडिन ने उन आदमियों से कहा कि रुको, और लुएवेला को किसी और को देखकर आश्चर्य हुआ। यह जीके था और जीके ही वह आदमी था जिसने दूसरे आदमी को पीटा था। उस घटना के बाद लुएवेला जीके को उनके साथ ले गई और उससे कहा कि उसने कल रात उसे कहा था कि वह गरीबों की मदद करे और बुरे लोगों की नहीं। फिर जीके ने आराम से कहा कि वे लोग मदद की जरूरत में लग रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं है, अब से कमजोर लोगों की मदद करना सुनिश्चित करें, अच्छे लोगों के प्रति हिंसक होने की बजाय, लुएवेला ने कहा। उसने फिर जीक को उस आदमी से माफी मांगने का आदेश दिया जिसे उसने पीटा था, लेकिन फिर उस आदमी ने कहा कि वह ठीक है। फिर उसने अपना नाम सूड बताया और लुवेला को उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया। जब लुवेला ने उससे पूछा कि असल में क्या हुआ, तो वह अचानक कांप गया। सूड के अनुसार सेरेन ट्रेडिंग हाउस ने उससे मांग की कि वह उनको अपना दुकान सौंप दे और मेयर को बहुत ज्यादा रुपए की रिश्वत दे। उसका मानना है कि वे लोग उसकी दुकान को पुरानी समझते हैं, लेकिन फिर भी वह इसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दुकान में उसके दादा के साथ की बहुत सारी यादें हैं। इसीलिए उसने उनसे कहा कि वह अपने हकों को नहीं छोड़ सकता। वह रोया और कहा कि वह नहीं जानता कि अब आगे क्या करना है। लुवेला ने उसके हाथ को छुआ और उसे कहा कि वह चिंता न करे। उसने कहा कि वो अभी लुवेला के मेयर से मिलने जाएगी ताकि उसकी मदद कर सके। पालादिन ने दखल देते हुए उसे याद दिलाया कि कार्डवुडमैन राजनीति में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन फिर लुवेला ने कहा कि लेडी कार्ना के सिखाए गए किसी के लिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं इसे सुलझाने की कोशिश करूंगा, इसे वहीं पर छोड़ दो, उसने आत्मविश्वास से कहा और निकल गई। फिर पालादिन्स उसका पीछा करते हैं और जीक उलझन में पड़ जाता है। अगले दिन जीक अभी भी पिछले दिन के बारे में सोच रहा था। फिर हांस देखता है कि जीक गुस्सा लग रहा है और जीक समझाता है कि उसे लगता है कि लुवेला ने कमजोरों की मदद करने की गलत फहमी की थी, लेकिन हांस के लिए जीक ही गलत है। अचानक जीक हांस के गाल दबाते हुए कहता है कि वो चिंतित है क्योंकि लुवेला और उसके लोग कल वापस नहीं आए। चलते हुए उन्होंने दीवार पर चिपकाए पोस्टर को घूरते हुए एक भीड़ देखी। लोगों ने कहा कि यह एक आपात वांटेड आदेश था। फिर जीक और हांस ने इसे देखा और लोगों से सुना कि पोस्टर वाले व्यक्ति ने उपमेयर को मार डाला था। जीक लुवेला के पोस्टर पर उसका नाम और उसके द्वारा किए गए अपराध को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हंस महिला के चित्र को पोस्टर पर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसी समय जीक को कुछ संदेहास्पद लगा। ये तो कार्डवुडमैन की एक जादूगरनी है, बहुत ही भयानक, भीड़ में एक औरत ने कहा। भीड़ ने भी लुवेला को उनके पूरे शहर के इस गड़बड़ी हालात के लिए दोषी ठहराया। फिर किसी ने कहा, अब सूरज डूब रहा है, इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना चाहिए, नहीं तो हम उनसे टकरा सकते हैं। जीक को जिज्ञासा थी कि भीड़ किसे उन कह रही थी। सभी ने अपनी खिड़कियां बंद कर ली और अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लिया।
लोगों को इतना डरा हुआ देख हंस भी डर गया। उसने जीक से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन जीक को भी नहीं पता था, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने हंस से कहा कि उन्हें भी चलना चाहिए और अभी के लिए छिप जाना चाहिए। फिर वे अपने इनकी ओर लौटे, लेकिन किसी को नहीं देखा। हंस अपना सर हिला रहा था, इर्द गिर्द देख रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कोई उन पर हमला कर सकता है। इसी बीच चिक को आशंका हुई कि क्या पहले भी ऐसी कोई घटना हुई थी जब वह वापस नहीं आया था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था पहले। न तो पोर्टी का श्राप और न ही लुएल्ला ने किसी को मारा था। उसने फिर निष्कर्ष निकाला कि चीजें बदल गईं, क्योंकि उसने लुएल्ला से मुलाकात की थी। जब वह सोच ही रहा था, हंस ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे बताया कि कोई उनके पीछे आ रहा है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। जब उस मॉन्स्टर ने गुर्राया तो हंस ने उसकी ओर देखा और डर से चिल्लाया। वह पीछे हटा और कहा कि यह एक अंडेड दम। बिना किसी शब्द के जीक ने हंस के सामने उसका सिर काट दिया। अंडेड का सिर हंस के पास जमीन पर गिर गया, जबकि हंस सोच रहा था कि पोर्टी में एक अंडेड कैसे आया। बिल्कुल सही, मुझे तो इससे अच्छा नहीं लग रहा है, जीक ने जवाब दिया। अंडेड को मारने के बाद 2 आदमी आए और खुश थे कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उन्होंने जीक और हंस को बताया कि वे लाश को हटा देंगे। उन्होंने हंस को एक मशाल दी, जबकि उन्हें निर्देश दिया गया कि वे वापस जाएं और छिप जाएं, पहले की चुड़ैल का श्राप उन पर पड़े। फिर वे दोनों आदमी अंडेड की लाश लेकर चले गए और हंस ने जीक से पूछा कि क्या वह वाकई मानता है कि लुएला एक चुड़ैल है। जाइक ने नहीं कहा, क्योंकि वह यकीन था कि इस घटना के पीछे कोई दूसरा दोषी था जिसने लुएला पर इल्जाम लगाया था। तुम कैसे जानते हो कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, हंस ने पूछा। जाइक जवाब देने ही वाला था, लेकिन उसने आगे नहीं बढ़ाया। पर फिर हंस को लगा कि जेके को कुछ ऐसी बात पता है जो उसे नहीं पता। जेके ने झूठ बोलते हुए कहा कि लुएला के चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो बहुत ही दयालु इंसान है। अचानक जेके को कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई तेजी से भाग रहा है। हैंस ने भी पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जेके अचानक उस शख्स के पीछे भागने लगा जिसे उसने देखा था। वो भागने लगा। जितनी जल्दी हो सका वो उस शख्स के पास पहुंच गया। तुम यहाँ गंदी हालत में क्या कर रहे हो, उसने पूछा। इसी बीच हांस ने लुवेला को देखा जो जमीन पर बैठी थी और बहुत गंदी थी। वह बिल्कुल हैरान रह गया। वो रो भी रही थी और लग रहा था कि वो भाग आई है। फिर जीक उसे उनके इन में लेकर आया और अपने कपड़े पहनने को दिए। नहाने के बाद जब वो बाहर आई तो हांस वहाँ नहीं था, लेकिन जीक ने उसे बताया कि हांस बस रात के खाने के लिए कुछ खाना लेने गया है और जल्दी ही वापस आ जाएगा। फिर लुएला बैठ गई और जीक ने उससे पूछा कि पैलेडिन कहाँ है। अचानक लुएला उदास हो गई और जीक ने उससे जवाब देने को कहा। फिर लुएला रोने लगी और जो हुआ उसके लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। फिर जीक ने उसे पोस्टर दिखाया और लुएला ने तुरंत कहा कि वो कोई जादूगरनी नहीं है। फिर जीक ने कहा कि वो जानता है और वो उन लोगों में से नहीं है जो मानते हैं कि वो जादूगरनी है। लुएला को सुनकर और भी ज्यादा हैरानी हुई कि जीक उस पर विश्वास करता है जबकि दूसरे नहीं करते। फिर जीक ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लुएला कोई बुरा काम नहीं करेगी। फिर उसने महिला से कहा कि वो उसे बताए कि जिस दिन वे अलग हुए थे उस दिन क्या हुआ था। लुएला के अनुसार जब वे अलग हुए तो वो मेयर के महल गई थी और बातचीत अच्छी रही थी। लालची लगने वाले मेयर के अलावा भरोसेमंद उप मेयर ने कहा कि वो खुद ही इस मामले को संभालेगा। उप मेयर ने मेयर से फुसफुसाकर कहा कि वे अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार करें। मेयर को लगा कि वो बहुत अनुचित व्यवहार कर रहा है और उसने लुएला और उसके साथियों के लिए खाना तैयार किया। लुएला खाना ठुकरा देना चाहती थी, लेकिन फिर सभी भूखे थे, इसलिए उसने खाने की पेशकश स्वीकार कर ली। पैलेडिन्स बहुत ज्यादा खाते हैं और उन्हें खाना खाते देख लुएला बहुत खुश हुई। अब वो खुद को इस बात के लिए दोषी मान रही है कि उसने अचानक मेयर से मिलने जाना था। खाने के बाद वे मेयर को धन्यवाद देने गए, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसे देखकर हैरान रह गई कि उप मेयर और उसके साथियों को मेयर ने मार डाला था। मेयर ने उसे और पैलेडिन्स को देखा। फिर उसने कहा कि लुएला ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लुएला सहित पैलेडिन्स उस पल बौखलाहट में आ गए जब उन्होंने वैल की मूर्ति को ऊपर लटकते और बैंगनी आग से घिरे हुए देखा। लुएला को तब एहसास हुआ कि मेयर वैल का कठपुतला निकला। इसे देखने में लुएला को इतना वक्त लग गया, इसलिए मेयर ने हंसते हुए कहा, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? लुएला ने पूछा। उसी वक्त मेयर द्वारा मारे गए लोगों के शव भी उठने लगे और उसने गर्व से कहा कि वो इन लोगों का और लुएला और 2 पैलेडिन्स का भी बलिदान दे रहा है। ग्रेट वाव। वो तब एक किताब पकड़े हुए था। फिर उसने लाशों को हमला करने का आदेश दिया लुएला और पैलेडिन्स पर। फिर उन्होंने वापस लड़ाई की महिला को बचाने के लिए। वे कवच पहने हुए थे, लेकिन लुएला को लगता है कि उनके हार जाने का बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि वे संख्या में कम थे। लुएला ने देखा कि पैलेडिन्स कैसे उसे बचाने के लिए लड़े। वह उनके पीछे से बिल्कुल परेशान थी। एक पैलेडिन ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन फिर उसने भी एक लाश को महिला की तरफ आते देखा। लुएला ने इसे देखा, लेकिन पैलेडिन ने उसके कंधे को पकड़ा और उसे धक्का देकर दूर हटा दिया। आखिरकार वही व्यक्ति लाश द्वारा मारा गया। इसे याद करते हुए लुएला बहुत निराश थी। क्या यही वह वाव है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? जीक ने पूछा और लुएला ने जवाब दिया, मुझे लगता है हाँ। इस तरह के लोगों की एक कुल्ट थी जो विनाश और अराजकता चाहती थी और वे दुष्ट देवता वाव की पूजा करते थे। वे नियमित रूप से हत्या और आतंकवाद भी करते थे। लुएला का अनुमान था कि ये लोग शायद पोर्टी शहर में कुछ अनुष्ठान करने की योजना बना रहे हैं। उसने महापौर के पीछे मूर्ति पर एक अंकन देखा और वह कहता था, मैं इस शहर को ग्रेट वाव करता हूँ। फिर जीक का निष्कर्ष निकालता है कि महापौर पूरे शहर को बलिदान के रूप में चढ़ाना चाहता है। लुएला ने पूछा कि क्या वह इसके बारे में और अधिक जानता है, और जीके ने हाँ कहा। वह मानता है कि इस तरह के लोग पूरे शहर में वाल मूर्ति स्थापित करेंगे और लोगों के शव मूर्ति को चढ़ाएंगे। वह मानता है कि महापौर द्वारा पकड़ी गई किताब शायद मूर्तियों की शक्ति को सक्रिय करने के लिए उत्प्रेरक है। लुएला ने सहमति जताई और कहा कि उसने मैंशन से भागने के बाद कार वुडमैन मंदिर से मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि शहर लॉकडाउन के अधीन है।
उसने फिर रोया और कहा कि वह अनुष्ठान को रोकना चाहती है। जब उसने सुना कि ज़ीक उसकी मदद करना चाहता है तो वह आश्चर्यचकित हो गई। ज़ीक मदद करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि यह एक अच्छा दिन था। फिर लुएला ने कहा कि वह चिंतित थी कि ज़ीक इसे करने से खुद को खतरे में डालेगा, लेकिन ज़ीक ने आत्मविश्वास से कहा कि ऐसा नहीं होगा। उसने खड़े होकर अपने कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया और लुएला को बता दिया कि वो कल रात मेयर के महल के लिए निकलेंगे। वो बाहर जाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने बाहर हंस को देखा। हंस हकलाते हुए बोल रहा था कि वो कान लगा रहा था या कुछ भी नहीं। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ ऐसा है जो तुम्हें करना होगा, ज़ीक ने कहा, जिससे हंस नर्वस हो गया। ज़ीक ने फिर उससे कानाफूसी की कि उसे क्या करना है। अगले दिन जैसा कि ज़ीक ने लुएला से कहा था, वो महल की ओर चल पड़े। ज़ीक महल के गार्डों को पीटता है और कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। ज़ीक पेड़ की एक शाखा पर था और एक छत पर कूद गए कि अंदर जाए। वो लुएला को दुल्हन की तरह उठाए हुए था और उसने महिला से पूछा कि क्या वो ठीक है। फिर महिला ने हाँ कहा और वो दोनों चुपचाप महल में घुस गए। वो सीधे मेयर के कार्यालय में गए और लुएला के अनुसार यहाँ पर वैल्स की मूर्ति थी। दरवाजे के बाहर खड़े होकर ज़ीक को कुछ अखरा लगा। फिर उसने दरवाजा खोला और तुरंत बैंगनी आग में मेयर को देखा। क्या वो बॉल्डी मेयर है? फिर ज़ीक को कुछ महसूस हुआ। सावधान रहिए सर ज़ीक, कौन जाने कब वो मरहूम लोगों को बुलाएगा, लुएला ने कहा। ज़ीक ने मेयर की पीठ पर धक्का दिया और महिला से कहा कि वो गलत थी। उसे यकीन था कि मेयर इस कुल्ट के पीछे नहीं था। लुएला को सब कुछ समझ नहीं आया और फिर उसे वो परिचित ऑरा महसूस हुई। वो ऑरा उस दूसरे आदमी से आई थी जो अब उस कैटलिस्ट बुक को पकड़े हुए था। उसे मिल गया, वही कुख्यात है। ज़ीक ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस आदमी की वह बात कर रहा था वह किताब लेकर उनके सामने खड़ा था। उस आदमी की मुद्रा बहुत परिचित लग रही है, बावजूद इसके कि वह अंधेरे में है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप खुद वापस आओगे, आदमी ने चलते हुए कहा। हैरानी की बात यह थी कि आखिरकार यह उप महापौर ही था। लुएला हैरान थी क्योंकि उसने सोचा था कि उप महापौर पहले ही मर चुके हैं। वह अब उलझन में थी। उसने उस किताब को घूरा जिसे उप महापौर पकड़े हुए था और यह निष्कर्ष निकाला कि इस किताब में वादा की शक्ति निहित है। उप महापौर ने फिर कहा कि किताब का आधिकारिक नाम बलिदान रस्म की कुंजी है। इस समय ज़ीक को सब कुछ समझ में आ गया। उसने अनुमान लगाया कि महापौर को पहले अपनी मृत्यु से पहले किसी और के आदेशों का पालन करना पड़ा होगा। वह वैल्स गुर्गा नहीं था, बल्कि केवल एक कठपुतली था, उप महापौर की कठपुतली। उसके निष्कर्ष को सुनते हुए उप महापौर मुस्कुरा दिए क्योंकि जो कुछ भी ज़ीक ने कहा वह सही था। दूसरी ओर लुएला उससे सहमत नहीं हो सकी जो उसने ज़ीक से पता किया था। लेकिन पालादिनों के बारे में क्या? तुमने उनके साथ क्या किया? उसने पूछा। उप महापौर हंस पड़ा और उससे कहा कि चिंता न करे। उसने कहा कि उन्होंने उनके सभी शवों को बारीक पीस डाला और उन्हें मछलियों के लिए खाना फेंक दिया। ऐसा सुनकर लुएला डर गई क्योंकि वह आशा कर रही थी कि उसके पैलेडिन अब भी जीवित हैं। वो कौन है? क्या वो कारवुडमैन की गुप्त सुरक्षा फोर्स की तरह है? उपनगराध्यक्ष ने पूछा और वह ज़ीक को लेकर बात कर रहे थे। ज़ीक ने जवाब दिया कि उसका कारवुडमैन से कोई लेना देना नहीं है। उपनगराध्यक्ष ने फिर पूछा कि वह इस जगह आने का क्या उद्देश्य है, तो ज़ीक ने कहा कि वह नहीं सोचता कि किसी भी दोषित मछली में विश्वास करने वाले को उसके कारणों को जानने की जरूरत है। उपनगराध्यक्ष अपमानित महसूस करने लगा, लेकिन ज़ीक उनका और भी मजाक उड़ाने लगा। क्या तुम वॉल द्वारा दंडित होने के लिए मर रहे हो? उपनगराध्यक्ष ने मुट्ठी बांधकर कहा। ज़ीक ने उपनगराध्यक्ष को और उकसाने के लिए कान पकड़ा और कहा कि वह किसी भी दोषित मछली से सजा नहीं लेगा। उपनगराध्यक्ष ने चिल्लाकर कहा कि वह ज़ीक को भयंकर पीड़ा में वाल से पछतावा करवाएगा और फिर उसे मार डालेगा। फिर उसने वॉल्स की मूर्ति की शक्ति को सक्रिय करने के लिए प्रेरक पुस्तक का उपयोग किया। उसे लाशों को बुलाने में कामयाबी मिली और उसने उन सभी को ज़ीक को मारने का आदेश दिया, जबकि वह लुएला को जीवित छोड़ना चाहता था क्योंकि वह उसका उपयोग करना चाहता था। उसके द्वारा बुलाई गई लाशें फिर ज़ीक पर टूट पड़ी और लुएला ने तुरंत अपनी जादुई शक्ति को सक्रिय किया और ज़ीक को आशीर्वाद दिया। उसके आशीर्वाद के कारण ज़ीक की शक्ति मजबूत हो गई। उसकी आंखें चमक उठी और उसने आसानी से लाशों के हमले से बचाव किया और उन पर वापस हमला कर दिया। उसने अपनी तलवार से उन्हें एक एक करके हमला किया और उसे इतनी आसानी से लड़ते देख उपमेयर भी परेशान हो गया। ये विश्वास नहीं हो सकता कि ज़ीक ने कैसे इसे कर लिया। आखिरकार ज़ीक ने बहुत कम समय में अमर को हरा दिया। लाल रंग से ज़ीक का मना नीला हो जाता है। इस बार उसे लगता है कि उसकी कुछ जादू वापस आ गई है। क्या बस यही है? क्या तुम और राक्षस नहीं बुलाओगे? उसने पूछा। तुम जितना चाहो घमंड कर सकते हो, फिर भी यह बेकार है। अनुष्ठान की तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं, ओपमेयर ने जवाब दिया। लेकिन फिर जब उसने ज़ीक को आश्वस्त होकर कहते सुना कि यदि कारवुडमैन का एक पुरोहित मूर्ति पर विशेष कार्रवाई करे तो अनुष्ठान की ताकत कम हो सकती है, उपमेयर ज़ीक पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे सब कुछ पता था। लुवेलो भी आश्चर्यचकित था और ज़ीक से पूछा कि क्या उसने जो कहा वह सच है। ज़ीक ने हाँ कहा और महिला को बताया कि पोर्ट में सभी मूर्तियों को नष्ट करने के बाद उसे सिर्फ आना था और मेयर के ऑफिस के अंदर इस अंतिम मूर्ति को नष्ट करना था। नगर उप महापौर दुदुबाता और कांपता हुआ था। फिर उसने लाशों को बुलाया। ज़ीक ने महिला को मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। लुवेला ने उसका नाम उच्चारित किया, लेकिन उसने महिला को बात नहीं करने दी और उससे न हिलने को कहा ताकि वह घायल न हो। ज़ीक ने दूसरी बार दुल्हन की तरह महिला को उठाया और उसे बताया कि अब वे महल से बाहर जा रहे हैं। लुवेला ने उसे बताया कि प्रवेश द्वार पहले ही अवरुद्ध था क्योंकि उप महापौर द्वारा बुलाई गई अन्य लाशें थीं। ज़ीक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे खिड़की की ओर बढ़ा। महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। फिर उसने कूद लगाई और सुनिश्चित किया कि महिला सुरक्षित है। उप महापौर खिड़की से बाहर देख रहा था और फिर कहा कि ज़ीक और लुएवेला दोनों ने उससे भागने की हिम्मत की। अगले दिन एक और पोस्टर जारी किया गया।
समाचार में कहा गया था कि लुवेला, एक डायन ने मेयर को मार डाला था। इस पोस्टर में जीक की छवि छपी थी। सभी लोग इस खबर से हैरान थे क्योंकि वे यह नहीं मान सकते थे कि लुवेला भी मेयर को मार डालेगी। इसके अलावा उन्हें पोस्टर में आदमी के बारे में भी सोचना पड़ा। चूंकि वे नहीं जानते थे कि वह कौन था, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह चुड़ैल का हाथ भंगा था। जीक एक चोगे में छिपा हुआ था ताकि कोई भी उसे खबर के कारण हमला न करे। लुवेला के लिए भी यही बात लागू होती है। वे दोनों घूर रहे थे। पोस्टर और जीक अभी भी मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि उप महापौर ने उनकी जैसी ही अच्छी तस्वीर बनाई है। फिर लोवला ने कहा कि उप महापौर को जीक का चेहरा दिखाई दिया होगा, इसलिए उन्होंने जाइक के चेहरे वाली खबर बनाई होगी। जीक ने अनुमान लगाया और कहा कि उप महापौर भी आलसी थे क्योंकि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। चिंता मत करो और खाना खाओ, हमें जल्दी ही चलना होगा। उन्होंने यह कहते हुए पोस्टर को फेंक दिया जो वह पकड़े हुए थे। फिर महिला ने पूछा कि उसने खाना कहां से लिया और उसने जवाब दिया कि उसने सिर्फ विक्रेता से उधार लिया था। लुवेला सकते में थी क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि जाइक ने चोरी की थी। जाइक ने तर्क दिया कि वह इस समय की स्थिति में रोटी नहीं खरीद सकता था। लुवेला बैठ गई और उसे बहुत दुख हुआ जब पता चला कि जीक ने अभी भी रोटी चुराई थी। जीक ने उससे कहा कि वह उदास न हो क्योंकि उसका मानना था कि जो उसने किया वह चोरी नहीं थी। लुवेला ने जीक के साथ बहस नहीं करने का फैसला किया क्योंकि उसका मानना था कि वह जीक को उसकी गलती स्वीकार नहीं करा सकती। फिर जीक ने उससे कहा कि उसने सभी जगहों को लिख लिया है जहाँ से उसने चीजें ली हैं। क्या इसके लिए मालिक की सहमति की जरूरत नहीं होगी? लुवेला ने पूछा। समाज के नियमों का इतना सख्ती से पालन करना वास्तविक नहीं है, लेकिन अगर मैं उन्हें 2 गुना भुगतान कर दूं तो? जीक ने जवाब दिया। फिर लुवेला ने तय किया कि वह बदलना चाहेगी। विषय उसने हंस के बारे में पूछा और जीक के अनुसार उसने हंस को एक काम पर भेजा था। फिर लुवेला को राहत महसूस हुई क्योंकि वह हंस के बारे में चिंतित थी क्योंकि उसने कल रात से उसे नहीं देखा था। जब उसने हंस का चेहरा देखा जो तब नर्वस हो गया था जब जीक ने उससे कुछ कहा था। जीक के अनुसार उन्हें अब गांव के आसपास छुपे हुए वैल की मूर्तियां ढूंढनी होंगी। फिर लुवेला ने पूछा कि क्या मूर्तियों को ढूंढने का कोई तरीका है, और जीक के अनुसार वे पहले स्लम में जाएंगे क्योंकि उसके पास इस बारे में कुछ अनुमान था कि मूर्तियां कहां छिपी हो सकती हैं। इसी बीच पोर्टे में एक छोड़े गए गोदाम में पहले वाले लोग जिन्होंने व्यापारी इस सड़ी को पीटा था जीक के साथ इस इलाके में थे। वे बिल्कुल शांत थे जब तक कि किसी ने उन्हें नहीं बुलाया। वह जीकियस के साथ लुवेला थी। ये लोग भी मानते हैं कि लुवेला एक जादूगरनी है और जीक जादूगरनी की कठपुतली है। वे सभी डर गए, इसलिए वे तुरंत भागकर निकल गए। उसी वक्त जीक उनके ऊपर से कूद गया और उनके रास्ते को रोकते हुए पूछा कि क्या हुआ उनको? क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा? उसने जोड़ा। वो दोनों आदमी डर गए और जीक ने उनको कपड़ों से पकड़कर पीछे खींच लिया। लुवेला उनको घूरती रही और याद आया कि ये वही आदमी है जिन्होंने जीक के साथ मिलकर सूड को पीटा था। जीक ने अपना सिर घुमाया और उस आदमी पर चिल्लाया जो भाग निकला था। उससे पूछा कि क्या वो अपने दोस्तों के साथ वफादार नहीं रह सका? वो आदमी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था जब उसने ये सुना। तुम लोग अपराधी हो तो लोगों के सामने आने का क्या मतलब है? उसने पूछा। जीक ने उससे कहा कि वो उनकी चिंता न करे और बस यही चाहता है कि ये तीनों आदमी उनकी किसी को ढूंढने में मदद करें। उसने उन आदमियों को छोड़ दिया और कहा कि उनको अच्छा इनाम मिलेगा। उसके पास बहुत ज्यादा रुपए थे और ये तीनों आदमी लालच में पड़ गए। जीक ने कहा कि वो इतने रुपये उन्हें देगा, बस उन्हें उसके कुछ सवालों का जवाब देना होगा। फिर उन 3 आदमियों ने उससे पूछा कि उसके क्या सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या हाल ही में किसी इंसान को बीमारी लगी है या अचानक से मौत हो गई है, जैसे उसकी पूरी जीवन शक्ति ही खत्म हो गई हो। दोनों आदमी बेसमझ हैं और वे दोनों अपने दूसरे दोस्त की ओर देख रहे हैं जिसे कुछ पता लगता है, लेकिन फिर भी यह आदमी सच नहीं बोलेगा। जीक नाराज था क्योंकि ये आदमी पैसे देने के बावजूद भी झूठ बोल रहे थे। उसने उस आदमी को गला घोंटा ताकि वह कुछ बोले, लेकिन आदमी ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। इस बार लुवेला ने घुटने टेके और गिड़गिड़ाया। जीक हैरान था कि वह लेडी इस शहर के लिए इतना कुछ करेगी। लुवेला ने फिर उन आदमियों को बताया कि 40 का शहर इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है और इस रफ्तार से यह एक शहर ही नहीं रह जाएगा। उसने उन्हें यह भी बताया कि रात में कुछ प्रेत घूम रहे थे और भी भयानक चीजें हो सकती थीं। गंभीर बनो, तुम्हारी वजह से यहाँ प्रेत है। उस आदमी ने गुस्से से चिल्लाया। उसने खबरों पर विश्वास किया और लुवेला को अपने शहर में जो कुछ हुआ उसके लिए दोष दिया। उसने कहा कि अगर लुवेला की वजह से नहीं होता तो उसका भाई इस हालत में नहीं होता। यह सुनकर जेक ने मुस्कुराया क्योंकि उसे लगा कि जिसकी वे तलाश कर रहे थे वह इस आदमी का भाई है। उस आदमी ने जवाब नहीं दिया और जेक ने उससे अपने घर का रास्ता बताने को कहा जहां उसका भाई मिल सकता था। उस आदमी ने मना कर दिया और इस बार जेक बहुत परेशान हो गया। उसने उस आदमी को जबरदस्ती खींचा और लुवेला से आगे चलने को कहा। कुछ देर बाद वे एक झुग्गी इलाके में एक घर पहुंचे। तीनों उस बीमार आदमी के पास बैठे थे। लुवेला अपनी चंगाई की शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी और जो कुछ भी कर सकती थी वह कर रही थी, लेकिन जब तक वे उसकी बीमारी के स्रोत का पता नहीं लगा लेंगे वह ठीक नहीं होगा। फिर जीक ने नौजवान आदमी टिमी से पूछा कि क्या किसी ने हाल ही में उसके भाई से मिलने की कोशिश की है, तो टिमी ने हाँ कहा और कहा कि उसने अपनी आंखों से उन्हें देखा था। वह सड था। टिमी ने जोड़ा और जीक ने पूछा कौन? क्या आप नहीं याद करते? वह पहले वाला बेवकूफ सड, वह व्यापारी जिसे हमने पिटाई की थी। सड, यह उस बेवकूफ की करनी है। टिमी ने गुस्से से जवाब दिया। लुवेला को लगता है कि टिमी जिस सॉर्ट की बात कर रहा है वही वह है जिसकी वह मदद कर रही थी। टिमी ने फिर कहा कि वह सही है और लुवेला को सब कुछ के लिए दोषी ठहराया। वह लुवेला पर बहुत गुस्सा था, लेकिन जीक ने उससे शांत रहने और पूरी घटना को विस्तार से बताने को कहा। टिमी गुस्से से मुट्ठी बंद कर रहा था।
उसके मुताबिक उस दिन वह आमतौर से देर से घर लौटा था, लेकिन उसका भाई घर पर नहीं था। उसका भाई एक कमजोर बच्चा है और चूंकि वे किसी पुलिस की निगरानी वाले इलाके में रहते हैं, इसलिए उसे डर था कि शायद उसके भाई के साथ कुछ हो गया होगा, इसलिए वह घबरा गया था। लेकिन उसने अपने भाई जॉर्जी और एक आदमी को देखा जो जॉर्जी पर एक छुरी तान रहा था। वह आदमी उसे देख गया और जब उसने उसका पीछा किया तो अचानक भाग गया। वह उस आदमी की चोगा पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन देखकर दंग रह गया कि वह सोडिलैट्स था। सड़िया ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उस दिन से उसका भाई इस हालत में है। उसने जीक को बताया कि शुरू में उसके भाई को कोई चोट नहीं लगी थी और वह सीधा जाग गया था, इसलिए उसने सोचा कि उसका भाई ठीक है। लेकिन जॉर्जी पतला होने लगा और कहा कि उसमें ऊर्जा नहीं है और जल्द ही वह बेजान शख्स की तरह बेहोश हो गया। जिस दिन वह जीक से मिलता है वह एक सहायता मांगता है क्योंकि वह चोरी करने की योजना बना रहा है। सुत का वो छुरा था और उस छुरे को वापस करने के बदले में उसने सुत से पूछना चाहा कि अपने भाई का इलाज कैसे करना है। हालांकि एक धर्मनिष्ठ इंसान की वजह से सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसने कहा और लुवेला को पता चला कि टिमी उसकी ओर इशारा कर रहा था, इसलिए उसने माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसने गलतफहमी की क्योंकि उसे लगा था कि एक कमजोर इंसान को पीटा जा रहा था। क्यों? क्योंकि हम एक तरफा उस पर हमला कर रहे थे, या क्योंकि मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं बदमाश लग रहा था। लगता है यही आपका तरीका है ताकतवर और कमजोर में फर्क करने का, टिमी ने कहा, जिससे लुवेला बेबस हो गई। फिर जैक ने हाथ बजाया और टिमी के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि लुवेला सिर्फ एक अमीर परिवार में पली है और उसे ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए उसे समझना चाहिए। वैसे आप मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? जैक ने पूछा। उसे नहीं पता था कि क्यों, क्योंकि जब लुवेला आई तो उसने टिमी से विश्वासघात किया था, इसलिए उसे लगा था कि टिमी उससे नफरत करेगा। वो जवाब की राह देख रहा था। टिमी शर्मिला था जवाब देते हुए कि ये इसलिए था क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी बिना किसी शर्त के मदद की पेशकश की थी। जैक उसके जवाब से हैरान था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी को बस इसलिए पसंद आएगा क्योंकि उसने उनकी मदद की। उनकी बातचीत के बाद फिर वो बाहर गए और जीक ने तुरंत लुवेला से राय पूछी। लुवेला के अनुसार उसे उस बीमार बच्चे से वाल्स घिनौनी ऊर्जा महसूस हुई, जीवन शक्ति की बजाय। वह काफी हद तक मानती थी कि जॉर्जी एक बलिदान था। उसने जीक से पूछा कि क्या उसने कोई तरीका निकाला है और जीक ने हाँ कहा। फिर वे सुड्स दुकान पर गए। सुड एक बक्सा उठाए अंदर जा रहा था। अचानक जमीन हिल गई तो उसने सर घुमाया। आश्चर्य था कि क्या हुआ। फिर उसने एक लाइट ली और अंडरग्राउंड गया, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा तो उसने अनुमान लगाया कि बस कोई चूहा था। उसे पता नहीं था कि कोई उसके पीछे खड़ा था। यह जीक था। उससे फुसफुसाते हुए कब का मिले। आवाज से वह यकीन था कि यह जीक था जिसने उसे पिटाई की थी। आज हम तुम्हें बिल्कुल अंत तक पिटाई करेंगे। चिंता मत करो कि जैसे पिछली बार किसी ने हमें बीच में रोका था, ऐसा नहीं होगा। तुम देख रहे हो ना, स्वर्गीय रक्षक जिसने तुम्हें बचाया था आज नरक की एक देवी के रूप में वापस आई है, जीक बोले। फिर एस्यूड को जमीन पर धक्का दिया। जीक स्यूड की तरफ चलते हैं जबकि एस्यूड उनसे दया मांग रहा है। उसने जीक से पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और जीक ने कहा कि वह जान सकता है कि क्यों अगर वह उसके पीछे की मूर्ति से पूछे। चूंकि एस्यूड जवाब नहीं दे रहा था इसलिए जीक ने उसे लात मारी। इंतजार करो, क्या आप सोचते हैं कि मैं वैल का अनुयायी नहीं हूँ? स्यूड ने पूछा। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह वाल का अनुयायी नहीं है, लेकिन जीक ने उसे फिर से लात मारी और कहा कि सड एक घिनौना हरामी है जो बाव वालों के पीछे लगा रहता है, उम्मीद करता है कि वे उसे कुछ लुक्के दे देंगे। सूट जीक के भारी पैर से पीड़ित हो रहा था जो उसकी पीठ पर था। लुवेला को सूट पर दया आ रही थी और वह दंग रह गई जब उसने देखा कि जेक अपनी छुरी निकाल रहा है। फिर जेक ने उससे कहा कि अब हमें एसयूडी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वेल की मूर्ति मिल गई है। वैल डर गया था इसलिए उसने बोलने का फैसला किया। जीक ने उसे आदेश दिया कि वह आगे बोले जो वह कहना चाहता है और सूट ने कहा कि उसे पता है कहाँ दूसरी मूर्ति है। जीक ने उसे पीटा और उससे कहा कि वो बताए कहाँ वो है। सुड ने उसे छेड़ने के लिए मुस्कुराया और कहा कि वो इतनी आसानी से नहीं बताएगा। जीक उससे नाराज हो गया। फिर सुड ने कहा कि अगर जैक उसके शरीर पर भी उंगली रखेगा तो वो नहीं बताएगा कि दूसरी मूर्तियां कहाँ हैं। जीक उसकी ओर बिना किसी भाव के देखता है। सुड को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जीक को अब आखिरकार स्थिति का एहसास हुआ है। तू मूर्ख और गुंडा है, मुझे तुम्हें और तुम्हारे गंवार बदमाशों को बहुत पहले ही निपटा देना चाहिए था। उसने कहा। जानकर कि सुड का यही असली रवैया है जिसे लुवेला ने अच्छा इंसान समझा था, वो उदास हो गई। फिर एस्यूड ने कहा कि लोवेला का मानना है कि वह भी एक अनुभवहीन लड़का है, बेवकूफ रांड, इसीलिए लोग तुम्हें जादूगरनी कहते हैं। उसने कहा। तब लोवेला ने उससे पूछा कि अगर उसने कहा कि वह धनुष की पूजा भी नहीं करता है तो वह ऐसी बुरी चीजें क्यों कर रहा है। फिर स्यूड ने ईमानदारी से जवाब दिया कि यह सब पैसों की वजह से है। उसे सिर्फ मूर्ति में जीवन शक्ति डालने के लिए आकाश गंगा जितना बड़ा पैसा दिया गया था और वह इस तरह का ऑफर ठुकरा नहीं सकता है। इस बार उसने कहा कि उसकी दुकान अब बहुत पुरानी है और वह उस गंदे जगह में अपने पिता और दादा की वजह से बिताए वक्त पर पछतावा करता है। अब पैसों के साथ वह मानता है कि उसके पास अभी भी इसे खत्म करने का मौका है। उसने जीक से कहा कि वह उसे जाने दे और वादा किया कि जब वह इस जगह से बाहर निकलेगा तो वह बताएगा कि वैल की मूर्तियां कहाँ हैं। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपना मन बदल लिया है, अब तुम्हें मरना होगा, जीक ने जवाब दिया। वह आश्वस्त था कि इस सूट के बिना भी वह मूर्तियां ढूंढ लेगा। जीक उसे उठा लिया और गुस्से से उसकी तरफ घूरने लगा। सर्ट बहुत डर गया और लेडी से मदद मांगने के लिए लुवेला की तरफ देखने लगा। उसने यह भी कहा कि कारवुडमैन का आदेश कमजोरों की रक्षा करना था। उसने लुवेला से कहा कि वह जो पहले कह रहा था उसका वह मतलब नहीं था। जीक लुवेला की तरफ देख रहा था और देखा कि लेडी अपनी स्टाफ को पकड़े हुए हुआ और एसयूडी पर तरस खा रही है, लेकिन फिर वह जानती है कि क्या सही है तो वह जीक से कहती है कि अब एसयूडी को मार दो। सुड बहुत डर गया था
फिर जीक ने उसकी तरफ छुरा तान लिया, जबकि वह दया मांगता रहा। लुबेला ने सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि वह कुछ भी न देख सके। खून उछल पड़ा जब जीक ने सिड को छुरा भोंका। जब उसने आंखें खोली तो जीक उसके सामने खड़ा था, लेकिन वह हैरान रह गई कि जीक ने एस्यूडी को नहीं मारा। जीक ने एस्यूड से कहा कि वह अपने आप को उसके सामने फिर से न दिखाए। सूड दर्द से कांप रहा था। वह जीक पर बहुत गुस्सा था, लेकिन लड़ने की उसमें ताकत नहीं थी। सूड के साथ निपटने के बाद जीक और लुएला एक बंद घर में चले गए। लुएला बहुत चुप था, इसलिए जीक उसे रोटी देकर पूछा कि क्या वह ठीक है। लुएला ने तब जवाब दिया कि उसे लगता है कि वह बस गलत फैसले करती रही है। उसने यह भी नहीं नकारा कि वह सिर्फ उसके बारे में सुनने के आधार पर गलत पक्ष पर विश्वास करती थी। जीक बस उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह महिला उस घटना से बहुत दुखी थी। लुएला ने तब जोड़ा कि उसने माना था कि मेयर के बारे में कहानी भी गढ़ी गई थी। वह याद करती है कि लेडी करना उससे हमेशा कहती थी कि उसे पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। क्या आप अपराध बोध महसूस कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको अपराध बोध महसूस नहीं करना चाहिए। तो जीक ने कहा। लुएला जीक से माफी मांगती है और मानती है कि इस बार उसे जीक से सलाह लेनी चाहिए। जीक बैठ गया और रोटी खाने लगा जिसे वह पकड़े हुए था, क्योंकि उसने लुएला से कहा कि उसके पास कुछ भी नया नहीं है। वह सोचता है कि कोई भी सलाह लुएला को आराम नहीं देगी, इसलिए वह चाहता है कि लेडी इसे खुद ही सुलझा ले। लुएला बस उसकी बात सुन रही थी। उसने लेडी से यह भी कहा कि चाहे वह कुछ भी करे, समय सभी घावों को भर देता है और खुद को दोष देना केवल खुद को दुखी करने के अलावा और कुछ नहीं करता है। जो उसने कहा, इसलिए लुएला ने कहा कि वह उससे ज्यादा परिपक्व है जितना उसने कल्पना की थी। जीक ने कुछ देर रुका और उसे समझ नहीं आया, लेकिन लेडी ने कहा कि उसका कुछ मतलब नहीं था। फिर उसने जीक से पूछा कि क्या वे अब दूसरी मूर्तियों को देखने जाएंगे। फिर जीक ने हाँ कहा और लेडी को बताया कि उसे लगता है कि वह एक जगह जानता है जहाँ शायद मूर्तियाँ हो सकती हैं। लुएला फिर से उदास हो गई। वह जीक से माफी मांगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? अभी तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मिली है, जीक ने जवाब दिया, लेकिन लुएला को समझ नहीं आया। जब रात हुई, बारिश भी हो रही थी। वे मेयर के महल वापस गए और गार्डों को पीटा। जीक का मानना है कि यहाँ दूसरी मूर्ति भी थी, क्योंकि बहुत सारे गार्ड रखे गए थे। पैसा जैसा कि कहा गया, वो आसानी से इसे ढूंढ लिया और फिर जीक ने लुएला को एक ब्रश दिया और उसे आदेश दिया कि वह इस ब्रश और पेंट में अपनी पवित्र किरण को समाहित करे। लुएला ने बिना किसी संदेह के उसके आदेश का पालन किया। उसने अपनी पवित्र किरण को सक्रिय किया और उसे ब्रश और पेंट में समाहित कर दिया। प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में आसानी से पूरी हो गई। फिर जीक उसका धन्यवाद करता है और मूर्ति पर कुछ बनाने के लिए ब्रश लेता है। अब जब उसने इसे पेंट कर लिया तो उसे विश्वास हो गया कि अनुष्ठान पूरा हो गया है। फिर उसने लुएला से इसे पूरा करने को कहा और लुएला ने अपनी पवित्र किरण के साथ मूर्ति को छुआ। ये किया जा चुका है, क्या हम अब इसे छोड़ देते हैं? उसने पूछा और जीक ने जवाब दिया, हाँ यह ठीक है, पवित्र किरण को पहले ही अवशोषित कर लिया गया है। फिर वह चलते हुए उस महिला से कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जाने से पहले लुएला मूर्ति की ओर देखकर सोचती है कि क्या वास्तव में उन्होंने जो किया वह अनुष्ठान को रोक सकता है। उसी समय नगर निगम के कार्यालय में उप महापौर अभी भी इस कमरे में था। वो उस पोस्टर को घूर रहा था जिस पर लुएला और जीक का चेहरा था। उस पर वैल की आभा छा रही थी। उसने लुएला का पोस्टर उड़ाया और कहा, आजा मेरे पास लुएला। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर आप इस रिकैप का एक और भाग चाहते हैं तो कृपया हमें कम से कम 2000 लाइक्स दें। कमेंट करना मत भूलें और इस तरह के और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक।